सोनपरी और जहरीला तालाब भाग 14। अगर आपने अब तक पिछले सभी भाग को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आप जाके सारे भाग को देख सकते हैं। तो अब तक हमने देखा कि राजकुमार सोनपरी की दी हुई जादुई अंगूठी की मदद से उस खतरनाक अमृतकुंड से जल लाने के लिए तैयार हो जाता है। वह अमृतकुंड खतरनाक राक्षसों और तिलिस्मी जानवरों से भरे हुए जंगल से घिरा हुआ है। तो क्या राजकुमार उन तिलिस्मी जानवरों से बच बचा के उन राक्षसों को हरा के उस अमृतकुंड से जल लाने में सक्षम हो पाएगा? चलिए कहानी में देखते हैं। और फिर राजकुमार ने दूसरे ही क्षण अपनी मुट्ठी बंद की। मुट्ठी के बंद करते ही उस अंगूठी के प्रभाव से राजकुमार किसी हवाई जहाज की तरह हवा में ऊपर की ओर उड़ता चला गया। कुछ ही देर में वह दक्षिण की ओर उड़ता जा रहा था। क्षण प्रतिक्षण वह अपनी मुट्ठी को भींचता जा रहा था और उसके साथ ही उसके उड़ने की गति तेज होती चली जा रही थी। उसकी निगाहें दूर, बहुत दूर उस पहाड़ी पर जमी थी जहां अमृत कुंड था। 7-8 घंटे के लगातार सफर के बाद राजकुमार उस पहाड़ी पर पहुंचा। राजकुमार ने दूर से ही देखा कितने ही बड़े राक्षस उस पहाड़ी पर टहल रहे थे। राजकुमार ने चारों ओर का जायजा लिया तो उसे लगा कि इस समय वायु मार्ग से अमृत कुंड के पास पहुंचना खतरनाक होगा। कुछ सोचकर राजकुमार ने अपनी मुट्ठी धीरे धीरे खोलनी प्रारंभ कर दी। उसके साथ ही उसकी गति में कमी हुई और वह नीचे उतरने लगा। फिर कुछ देर बाद जब उसने पूरी तौर पर अपनी मुट्ठी खोल दी तो वह जमीन पर उतर गया। इस समय वह पहाड़ी पर खड़ा था। राजकुमार राक्षसों की नज़र से अपने आप को बचाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ दूर पर उसे एक खूबसूरत चट्टान नजर आई जिसके ऊपर छाया थी। उसी चट्टान के पास ही सेब इत्यादि फलों से वृक्ष लगे थे और चट्टान के दूसरे किनारे पर एक झरने का स्वच्छ जल कल कल की आवाज़ में करते हुए बह रहा था। राजकुमार का शरीर थकान और भूख से टूट रहा था, अतः सबसे पहले उसने नहा धोकर भोजन के बारे में सोचा। मन में निश्चय करके वह चट्टान की ओर बढ़ा। फिर उसने एक एक करके अपने वस्त्र उतारे और झील की ओर बढ़ गया। राजकुमार ने झरने के पानी में प्रवेश किया, फिर गोते लगाकर तैरने लगा। वह उस पानी में तैरता तैरता काफ़ी दूर निकल गया। एक क्षण के लिए वह यह भी भूल गया कि इस समय वह उस पहाड़ी पर खड़ा है जहाँ मौत नाचती है। किसी भी क्षण उस पर प्राणों का संकट आ सकता है। अभी वह बीच धार में खड़ा खड़ा वापस होने के बारे में विचार ही कर रहा था कि अचानक ही उसने देखा उससे थोड़ी दूर पर एक बहुत बड़ा मगर अपनी खूनी आंखों से राजकुमार को घूर रहा था। उसे देखते ही राजकुमार भयभीत होकर पीछे मुड़ा। तभी उसकी नज़र दूसरी ओर से आ रहे एक दूसरे मगर पर पड़ी जो अपना मुंह फाड़े उसे निगलने के लिए बड़ा बेताब था और उसी की ओर बढ़ा आ रहा था। राजकुमार की भय की अधिकता के कारण आंखें फैल गई। वह हड़बड़ाकर अपने दाहिनी ओर बढ़ा। उसकी घिघी से बंध गई। सामने से एक ऑक्टोपस अपनी सूंड फैलाए उसकी ओर बढ़ा आ रहा था। उसने अपनी बड़ी बड़ी सूंडों को पानी की सतह पर पटक दिया। पानी में तूफान की तरह लहरें उठ रही थी। राजकुमार के सामने अपने बचाव का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी वह अपने बचाव के बारे में सोच ही रहा था कि तभी ऑक्टोपस उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। राजकुमार ने अपने आप को छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन क्षण प्रतिक्षण ऑक्टोपस की सूंडें उसके बदन पर अपनी जकड़ मजबूत करती जा रही थी। राजकुमार को अपना दम सा घुटता नजर आया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस तरह इस संकट के समय में अपने प्राणों की रक्षा करे। अब राजकुमार मन ही मन अपनी मूर्खता पर पछता रहा था। सोनपरी ने उसे कितना समझाया था कि उस पहाड़ी पर कितने खतरे हैं। उसने हर पल सावधान रहने का आग्रह किया था, लेकिन राजकुमार सब कुछ जानते हुए भी खतरों से सावधान ना रहा और इस मुसीबत में फंस गया। राजकुमार महसूस कर रहा था कि यदि समुद्री राक्षस की सूंडें इसी तरह उसे कसती रहीं तो वह स्वर्ग सिधार जाएगा। मौत से जूझते राजकुमार ने अपने बचाव का अंतिम प्रयत्न किया और उसने अपने हाथों से ऑक्टोपस की सूंड पकड़कर अपने बदन के हिस्से को मुक्त करने का प्रयत्न करने लगा। इसी प्रयत्न में उसे लगा कि जैसे उसकी उंगलियां ऐंठने लगी हों। उंगलियों की पीड़ा दूर करने के लिए उसने अपनी हथेली सीधी की और हथेली के सीधे होते ही करिश्मा हुआ। ऐसा करिश्मा कि एक क्षण के लिए राजकुमार आश्चर्य से भर उठा। हुआ यूँ कि जैसे ही उसने हथेली सीधी की वैसे ही उस अंगूठी के प्रभाव से राजकुमार के शरीर में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी और उसके रोम रोम से चिंगारियां निकलने लगी। उस विद्युतमय चिंगारियों के कारण ऑक्टोपस पीड़ा के मारे तड़पने लगा, साथ ही छिटक कर दूर जा गिरा। दूसरे ही क्षण राजकुमार आज़ाद हो गया। राजकुमार ने देखा कि कुछ ही देर में ऑक्टोपस तड़प कर हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गया। भाग 14 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम भाग 15 शुरू करते हैं। राजकुमार के शरीर से अब भी चिंगारियां निकल रही थीं।
अब राजकुमार को घेरे हुए वो मगर भी दूर भाग गए, क्योंकि वे समझ चुके थे कि उनका शत्रु काफ़ी बलवान है। अपने साथी को तड़प तड़प कर दम तोड़ना वे देख ही चुके थे। राजकुमार आश्चर्य से अभी भी वहीं खड़ा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक यह सब कैसे हो गया। तभी उसकी नज़र अपनी अंगूठी पर पड़ी और उसे याद आया कि उस सोनपरी ने अंगूठी देते समय कहा था कि जब तुम इस अंगूठी को पहने पहने अपनी हथेली फैलाओगे तो तुम्हें कोई जीव जंतु या राक्षस नहीं पकड़ सकेगा। उसे बिजली की तरह झटके लगेंगे और वह अपने आप ही तुमसे दूर जा गिरेगा। और यही हुआ भी था। अनायास ही उसकी हथेली फैल गई और वह बच गया था। राजकुमार मुस्कुराया। उसने मन ही मन सोनपरी को धन्यवाद दिया, जिसकी दी हुई अंगूठी के प्रभाव से वह एक बार फिर उसकी जान बच गई थी। राजकुमार तैर कर झरने से बाहर आ गया। चट्टान पर पहुंचकर उसने अपने कपड़े पहने, फिर फल इत्यादि खाकर वहीं छाया में लेटकर अपनी थकान मिटाने लगा। राजकुमार उस ऑक्टोपस से लड़ते लड़ते काफ़ी थक गया था, इसलिए उसे लेटे ही नींद आ गई। कुछ ही देर में वह गहरी नींद में सो गया। अभी उसे सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि उसे दो राक्षसों ने घेर लिया। उनमें से एक राक्षस ने बगैर कुछ कहे राजकुमार को उठाकर अपने कंधे पर डाला और फिर दोनों राक्षस एक ओर चल दिए। कुछ देर बाद राजकुमार की आंखें खुली तो उसे लगा जैसे कोई विशाल पर्वत उसे जकड़े हुए भागा जा रहा हो। उसने गौर से देखा तो वह राक्षस के कंधों पर था। उसी के साथ एक राक्षस और था। पहले तो राजकुमार ने सोचा कि वह अंगूठी की सहायता से इस राक्षस की पकड़ से आज़ाद हो जाए। यह कार्य उसके लिए एकदम आसान था, लेकिन राजकुमार ने ऐसा करना उचित नहीं समझा। वह देखना चाहता था कि यह राक्षस उसे कहाँ ले जाता है, क्योंकि सोनपरी ने बताया था कि अमृत कुंड भी राक्षसों से घिरा हुआ है और राक्षस उसकी रक्षा करते हैं। राजकुमार सोच रहा था कि अगर यह राक्षस उसे अमृत कुंड तक ले गया तो उसका काम और भी आसान हो जाएगा। यही सोचकर वह चुपचाप खामोश पड़ा रहा। तभी उसने सुना दूसरा राक्षस उससे पूछ रहा था, यह कौन हो सकता है? यह तो अपने मालिक ही जाने। उन्होंने जिस काम के लिए मुझे भेजा था मैं उसे पूरा करके जा रहा हूँ। दूसरे राक्षस ने उत्तर दिया, अपने मालिक बहुत बड़े जादूगर हैं और पहले ही जान जाते हैं कि अमुक व्यक्ति उसकी सीमा में प्रविष्ट हुआ है। उसकी नज़रों से छिपकर यहाँ कोई नहीं रह सकता। तभी तो आज तक कोई भी व्यक्ति अमृत कुंड का जल नहीं ले सका। सबके सब मारे गए। क्या पता यह भी इसीलिए आया हो, लेकिन उसे क्या पता कि जब उसकी आंखें खुलेंगी तो मौत उस पर हावी हो गई होगी। और फिर उन दोनों ने मिले जुले अट्टहास लगाए। राजकुमार चुपचाप सब कुछ सुन रहा था। उसे उन दोनों राक्षसों की बातों से यह पक्का विश्वास हो गया था कि यहाँ का राजा राक्षस भी बहुत बड़ा जादूगर है और उस जादूगर से निपटने के लिए उसके पास केवल दो चीज़ें थीं। एक तो वह अंगूठी जो सोनपरी ने दी थी और दूसरी वह गोली जो सोनपरी ने उस समय दी थी जब वह सांपों से घिरा हुआ था और सांपों ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था और उसके घोड़े को खा लिया था। और राजकुमार को अपनी इन दोनों चीज़ों की ताकत पर भरोसा था। शायद इसीलिए वह सोने का बहाना करके चुपचाप उस राक्षस के कंधे पर पड़ा रहा। वह दोनों राक्षस आराम से चले जा रहे थे। राजकुमार अधखुली आंखों से बाहर का दृश्य देखता जा रहा था। कुछ देर बाद वह राक्षस एक शानदार उद्यान में पहुंचा। उद्यान के बीचों बीच में एक खूबसूरत महल बना हुआ था। महल के दरवाजे पर कई राक्षस सैनिक खड़े थे, जिनके हाथों में नुकीले भाले, तलवार एवं धनुष बाण थे। इन दोनों राक्षसों को देखकर उन सारे राक्षसों ने अपने सिर आदर भाव से झुका लिए और उन्हें अंदर जाने के लिए रास्ता दे दिया। वह राक्षस एक शान से चलते हुए उस महल में प्रवेश कर गए। मुख्य द्वार पार करके वह एक लंबे चौड़े हॉल में पहुँचे। वह हॉल बहुत बड़ा था। हॉल के बीचों बीच एक लगभग 20 फुट लंबा चौड़ा तालाब था, जिसमें सुनहरे रंग का पानी भरा हुआ था। उस कुंड के चारों ओर राक्षसों का पहरा था और उसके ठीक सामने एक विशाल मंच था, जिस पर स्वर्ण सिंहासन के ऊपर एक विशालकाय राक्षस बैठा था। तो दोस्तों यहीं पर 15वां भाग भी समाप्त होता है। तो अगर आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए पूरी कहानी को ला सकें।